आज हम कुछ ऐसी नई तकनीकों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जो हमारी दुनिया को बदल रही हैं। हाँ, और शायद ऐसे तरीकों से जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है 20 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट विल चेंज द वर्ल्ड। ये फ्यूचर बिजनेस टेक चैनल से है। अच्छा। वीडियो में तो 20 तकनीकों का जिक्र है, पर आज हम उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण और शायद आश्चर्यजनक पहलुओं पर ही ध्यान देंगे। हाँ, ताकि कम समय में हम मुद्दे की बात समझ सकें। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ तकनीकी तरक्की नहीं है। सही। ये तो हमारे समाज, हमारी सेहत, पर्यावरण, यहाँ तक कि इंसान होने के मायने को भी बदल सकती हैं। तो चलिए देखते हैं ये बदलाव कितने गहरे हो सकते हैं। शुरुआत करें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI से। हाँ, AGI से करते हैं। ये AGI, ये जो आम AI हम आजकल देखते हैं, उससे अलग कैसे है? सुना है OpenAI, गूगल डीप माइंड जैसे बड़े नाम इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, आम AI ना वो एक खास काम के लिए बनी होती है, जैसे शतरंज खेलना या शायद चेहरा पहचानना। ओके। लेकिन AGI वो तो इंसानों की तरह किसी भी बौद्धिक काम को सीख सकती है, समझ सकती है और हल भी कर सकती है। किसी भी कुछ भी? हाँ, भविष्य में सोचिए, जटिल वैज्ञानिक रिसर्च हो या मेडिकल डायग्नोसिस या फिर रचनात्मक कलाएं बनाना हो, शायद कंप्यूटर से जुड़ा हर काम ये कर पाए। हर काम? और बात यही नहीं रुकती, ये इंसानी बुद्धि को पार भी कर सकती है, जिससे फिर सुपर इंटेलिजेंस का रास्ता खुल सकता है। सुपर इंटेलिजेंस, ओह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अगली तकनीक क्रिस्पर जीन एडिटिंग, इसे आणविक कैंची कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं, जो DNA को बहुत ही सटीक तरीके से काट और बदल सकती हैं। अच्छा, तो इसका फायदे बहुत हैं। सबसे बड़ी उम्मीद तो सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया जैसी जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, उनके इलाज में है। कैंसर रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, इम्यून सेल्स को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि वो कैंसर से बेहतर लड़ सकें। और खेती में भी। खेती में कैसे? हम ज्यादा पौष्टिक या कीड़ों से ना मरने वाली फसलें बना सकते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा में बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन इसमें कुछ नैतिक सवाल भी तो उठते होंगे। स्रोत में था कि शायद भ्रूण में बदलाव करना या बच्चों के लक्षण चुनना। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नैतिक पहलू है। भविष्य में ये संभव हो सकता है, और यही वो बड़े सवाल खड़े होते हैं जिनका सामना हमें समाज के तौर पर करना होगा। सही कहा। तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही जिम्मेदारी भी। हाँ, जिम्मेदारी की मांग करती है। जरूर। अच्छा, अब आते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पर। ये पारंपरिक कंप्यूटर से कैसे अलग है? वो क्यूबिट्स वाली बात। हाँ, क्यूबिट्स। देखिए, पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स इस्तेमाल करते हैं जो या तो 0 होते हैं या 1। राइट। लेकिन क्यूबिट्स वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। एक ही समय में दोनों। हाँ, और वो एक दूसरे से अजीब तरह से जुड़े भी रह सकते हैं, चाहे कितनी भी दूर हों। इसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर कुछ ऐसी गणनाएं कर सकते हैं जो आज के कंप्यूटर के लिए नामुमकिन है। अविश्वसनीय तेजी से। जैसे वो गूगल के सिकमोर कंप्यूटर ने किया था, जिसे क्वांटम सुप्रीमेसी कहा गया था। हाँ, वही। क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब यही था कि क्वांटम कंप्यूटर ने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के लिए भी हजारों साल का काम होता। ओह। तो इसका एक बड़ा असर यह है कि आज के जो एन्क्रिप्शन सिस्टम्स हैं वो शायद टूट सकते हैं। इसलिए अब क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी पर काम हो रहा है। अच्छा, ये तो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये नई दवाएं खोजने में, नई सामग्री बनाने में क्रांति ला सकते हैं। गजब की क्षमता है इसमें। अच्छा, अब आते हैं न्यूरलिंक और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर। दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। लगता जरूर है, पर एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक और कई दूसरे ग्रुप्स इस पर सीरियसली काम कर रहे हैं। तो ये करते कैसे हैं? न्यूरालिंक बहुत पतले धागों जैसे इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करता है, जो दिमाग में न्यूरॉन्स की गतिविधि को पढ़ते हैं। और इसका अभी क्या इस्तेमाल है? फिलहाल तो फोकस मेडिकल एप्लीकेशंस पर है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लकवाग्रस्त है, तो वो अपने विचारों से कृत्रिम हाथ पैर चला सके या कंप्यूटर कर्सर कंट्रोल कर सके। वाह, ये तो कमाल है। लेकिन भविष्य की संभावनाएं, स्रोत में कुछ और भी बड़ी बातों का जिक्र था। हाँ, भविष्य की संभावनाएं तो बहुत आगे तक जाती हैं, जैसे इंसान की याददाश्त या सोचने की रफ्तार को बढ़ाना, मेमोरी बढ़ाना। हाँ, या फिर विचारों का सीधा आदान प्रदान।
एक तरह की टेलीपैथी या एआई के साथ दिमाग का विलय, नैतिक और तकनीकी दोनों। बिल्कुल, चुनौतियां तो होंगी ही। अच्छा, अगली तकनीक है जेनरेटिव एआई। ये तो आजकल हर तरफ छाई हुई है। हाँ, ये वो एआई है जो नया कंटेंट बनाती है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी। जैसे वो ओपन एआई के भाषा मॉडल या मिड जर्नी जो तस्वीरें बनाता है। सही। और कमाल की बात यह है कि इनका बनाया कंटेंट अक्सर ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि ये इंसान ने बनाया या मशीन ने। हाँ, ये तो है। तो भविष्य में क्या उम्मीद करें इससे? भविष्य में सोचिए, एआई पूरी नॉवेल या फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दे, या आप कहें कि मुझे क्रिस्टोफर नोलन के स्टाइल में मैट्रिक्स यूनिवर्स पर 2 घंटे की फिल्म चाहिए, और वो बन जाए। क्या बात है। शिक्षा और मनोरंजन में अनुभव पूरी तरह से व्यक्तिगत हो सकते हैं, हर किसी के लिए अलग। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और आखिर में बात करते हैं लैब ग्रोन मीट की, मतलब बिना जानवर को मारे मांस उगाना। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे होता है कि जानवर से कुछ कोशिकाएं, सेल्स लेते हैं और फिर उन्हें लैब में एक बायोरिएक्टर में रखते हैं। बायोरिएक्टर? हाँ, एक तरह का टैंक समझ लीजिए, जिसमें उन कोशिकाओं को बढ़ने के लिए जरूरी पोषक तत्व दिए जाते हैं और वो बढ़कर मांस बन जाती हैं। तो इसमें पारंपरिक तरीके से जानवर पालने के मुकाबले क्या फायदे हैं? फायदे कई हैं। एक तो इसमें जमीन बहुत कम लगती है, पानी बहुत कम लगता है, ऊर्जा की खपत कम होती है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी काफी कम होता है। अच्छा, पर्यावरण के लिए बेहतर है। हाँ, और अगर ये बड़े पैमाने पे कामयाब हो गया तो ये खाने का एक मुख्य जरिया बन सकता है। स्वाद, बनावट, पोषण, सब कुछ कंट्रोल किया जा सकेगा। वाह! तो ये थी कुछ झलकियां कि कैसे ये नई तकनीकें हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों को कितना बदल सकती हैं। वाकई क्रांतिकारी बदलाव लग रहे हैं तो। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा गहरा सवाल भी उठता है। क्या सवाल? सवाल ये कि जैसे जैसे शक्तिशाली तकनीकें, खासकर वो जो सीधे इंसानी क्षमताओं को बदल सकती हैं, जैसे जीन एडिटिंग या बीसीआई, या जीवन बना सकती हैं जैसे लैब ग्रोन मीट या शायद भविष्य की एजीआई, हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगी, तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? उसका सार क्या होगा? और क्या हम इन तकनीकों के जो गहरे नैतिक और सामाजिक असर होंगे, उनके लिए सचमुच तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।